नमस्कार दोस्तों। और उम्मीद है कि आप लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और आप लोग अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दिए होंगे बिना इस बात की सोचे हुए कि अब मेरिट क्या जाएगी, क्योंकि आपका एक एक दिन एक एक घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट अपना रिजल्ट अपने समय से निकालेगा, लेकिन आपको तैयारी अपने हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है वो फोकस्ड है कि यूपी लोकल लॉ पे, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने 4 एक्टों को, यानी दो दो एक्ट को लिया था लोकल लॉज के, और उनको हमने बहुत उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन वाइज बता दिए थे। और आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को लिंक के बारे में प्रॉब्लम होगी कि कहाँ से देखना है, उसके लिए लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 3 में आज आपको यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन वाइज बताए जाएंगे, क्योंकि वास्तव में ये बहुत लंबा एक्ट है। इसमें बहुत से सेक्शंस हैं और इसमें ये बात को समझ में नहीं आता कि हम कौन से सेक्शन पढ़ें, कौन सा छोड़ें। इसलिए आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हमने पूरे रेवेन्यू कोड को 5 टॉपिक में डिवाइड किया है और उसके सारे सेक्शंस को आपको उसको देख लेना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। देखिए, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 हम लेते हैं टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में आप कुछ सेक्शन को वैसे लगा लीजिए ट्रिक, या लिख भी लीजिए। जैसे सेक्शन 6 यानी धारा 6, जो किसकी बात करती, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू एरियाज, यानी कि राजस्व क्षेत्रों का गठन। यानी धारा 6 को देख लीजिए, उसको समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्व क्षेत्र का गठन कैसे होता है। धारा 6। सेक्शन 7 जो बात करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि राजस्व परिषद क्या होता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 18 यानी धारा 18 जो बात करता है रिकवरी ऑफ मनी, पेपर्स और अदर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी जो सरकारी संपत्ति है या धन है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, कागज पत्र है, उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी। ठीक है। उसके विषय में सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम सेक्शन 24 को भी देखेंगे, धारा 24 को भी, जो बात करता है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज, यानी कि जो सीमा संबंधी विवाद हैं वो कैसे उनका डिस्पोजल होगा, कैसे निपटाए जाएंगे, उसके बारे में क्या प्रक्रिया। इसको आप जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, ये अच्छे सेक्शंस हैं। सेक्शन 31 जो बात करता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी अधिकार अभिलेख 31 में है। ये कौन तैयार करता है, उसमें क्या क्या बातें जरूरी होती हैं, इसको भी आप संक्षिप्त में इन सेक्शनों पर 60 में नोट बना डालिए आप लोग। ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर लीजिए। अब आते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। ठीक है। देखिए, टॉपिक नंबर 2 में आपको करीब 5 सेक्शन कवर करना है। जैसे सेक्शन 54, 55, 56, 57, 58, यानी कि धारा 54, 55, 56, 57, 58, ये जो 5 आपके जो 5 सेक्शंस हैं, ये देखा जाए तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अगर हम सेक्शन 54 को लेते हैं तो उसमें आता है कि जो टाइटल ऑफ स्टेट इन ऑल लैंड्स, यानी जो समस्त भूमियां होती हैं उन पर किनका हक होता है। तो आपको पता है कि राज्य सरकार का हक होता है। ऑल प्रॉपर्टी वेस्टेड इनटू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार में होता है, यानी 54। और 55 में आप देखेंगे क्या है कि माइंस एंड मिनरल्स, यानी कि खान और खनिज। अगर किसी भी खातेदार की भूमि में कोई खान या खनिज पाई जाती है तो उस पर किसका हक होगा। तो ये 55 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साथ साथ राइट्स इन ट्रीज, यानी जो पेड़ हैं, पेड़ों पर किनका अधिकार होगा, जो पेड़ होते हैं उन पर किनका अधिकार होगा। इसके साथ साथ ऐसे पेड़ जो फलदार हैं, यानी कि फ्रूट्स वियरिंग ट्रीज,
सेक्शन 57। तो इनको आप देखेंगे कि इसमें क्या नियम है। इसके साथ साथ अगर सेक्शन 58 में आएंगे, जो बात करता है कि डिस्प्यूट टू बी डिसाइडेड बाय कलेक्टर। अगर 54, 56, 57 यानी कि अगर किसी भी खातेदार के भूमि के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है, अगर कोई ऐसा पेड़ है या कोई ऐसा फलदार वृक्ष है उसके विषय में विवाद होता है, तो उसका डिस्पोजल कौन करेगा, सेक्शन 58 में कलेक्टर को दिया गया है। तो आप इसको भी जरूर देख लेंगे, उसमें अपील किसको होगी, ये सारा चीज डालेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 में आपको यहां से एक प्रश्न निकल सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं। इसलिए आप लोग आराम से इन सेक्शनों को नोट कर लीजिए और अपने बैरक से देख करके संक्षिप्त में सार में नोट बना ले लिए, क्योंकि हम आने वाले अन्य लेक्चरों में हम लोकल लॉज के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवाएंगे। इसलिए आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए और देखते रहिए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। तो उसमें क्या देखना है, देखिए टॉपिक नंबर 3 में आप देखिए 3 सेक्शन को कवर करिए। कौन है, सेक्शन 67, सेक्शन 136, सेक्शन 131। ध्यान देगा, यानी कि सेक्शन 67, सेक्शन 131 और सेक्शन 136। अब चूंकि सेक्शन 67 को और सेक्शन 136 को थोड़ा सा मिला के पढ़ना है, क्योंकि दोनों सेक्शनों में काफ़ी समानताएं हैं। जैसे सेक्शन 67 में जाएंगे तो उसमें दिया है कि पावर टू प्रिवेंट डैमेज, मिसअप्रिएट्स, रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी। यानी अगर ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी है, उसको कोई व्यक्ति क्या करता है, उसमें कोई डैमेज करता, क्षति करता है, उसका दुर्विनियोग करता है या गलत तरीके से उसका अधिभोग करता, कब्जा कर लेता है, तो 67 में क्या प्रक्रिया है ऐसे व्यक्ति को कब्जे से हटाने के लिए या उसके लिए कोई कंपनसेशन की बात है। तो 67 ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा और पहले भी आया। इसके साथ आप इसका कनेक्शन कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए सेक्शन 136, क्योंकि ये बात करती है क्या रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति सदोष किसी भी इस भूमि पर गलत तरीके से क्या करता है, कब्जा करता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको इजेक्ट किया जाएगा। इसके लिए क्या रेमेडी है इजेक्टमेंट करने की, सेक्शन 136 में बताया गया है, जिसको भी आप देखेंगे क्योंकि दोनों से प्रश्न बनेगा। इसके साथ साथ सेक्शन 131 ये भी क्या है, ये भी इजेक्टमेंट की बात करती है, यानी बेदखली की बात करती है। और बेदखली से प्रश्न आता है, आप देखेंगे उठा के, तो बेदखली से प्रश्न आया है और आगे आ सकता है। 131 में क्या दिया कि सूट फॉर इजेक्टमेंट अगेंस्ट आसामी, यानी आसामी ने अगर कोई भी क्या रॉन्गफुल पोजेशन किया है, तो उसके लिए इजेक्टमेंट करने के लिए सूट जो है सेक्शन 131 के अंतर्गत लाया जाएगा। उसकी प्रक्रिया बताई गई है सेक्शन 131 में, तो इसको भी आप देख लेंगे। यानी आपका टॉपिक 3 कवर हो गया। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 में। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 में देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि सबसे पहले आप जानेंगे कि कितने प्रकार के खातेदार होते हैं, यानी कि क्लासेज ऑफ टेन्योर्स, खातेदार का वर्ग। यानी कि इसमें आप देखिए खातेदार का वर्ग, अभी इसमें सेक्शन बता दें खातेदार वर्ग क्या होता है। आपने पढ़ा है कि BTR, VNTR, आसामी और गवर्नमेंट लेसी, यानी कि संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर, आसामी और सरकारी पट्टेदार। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 74 जो क्लासेज ऑफ टेन्योर्स की बात करता है, इसमें 4 प्रकार के टेन्योर्स होल्डर होते हैं। सेक्शन 75, 76 जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें BTR, सेक्शन 75 में BTR भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, यानी संक्राम अधिकार वाला भूमिधर, और सेक्शन 76 जो बात करता है BNTR, यानी कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि असंक्राम अधिकार वाला भूमिधर। इन दोनों में से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ सेक्शन 77 पर आएंगे, जो कहता है कि ऐसे कौन से लैंड्स हैं जहां पे भूमिधर के एग्रीकल्चर राइट एक्रू नहीं होते, यानी ऐसी कौन सी भूमियां हैं जहां पे एक खातेदार का कृषि संबंधी अधिकार उत्पन्न नहीं होता।
तो 77 में एक लिस्ट ही दी गई, उसको आप याद के डालेंगे, क्योंकि उसमें ढेर प्रकार की भूमियाँ हैं, जैसे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, या ऐसी भूमियाँ जहाँ पे सिंघाड़े की खेती, पान खेती होती है। इनको एक आप लिस्ट बना लेंगे तो हो सकता है आपके 2 या 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में जो भी बनेगा आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये 77 कवर कर लेगा। इसके बाद सेक्शन 80 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो किसकी बात करती है, वो बात करती है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है, सेक्शन 80 ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है और खातेदार उसको क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, ताकि उस लैंड का उपयोग कॉमर्शियल पर्पज से, बिजनेस पर्पज से या इंडस्ट्रियल पर्पस किया जाता है, तो क्या वह अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकता है? तो इसके लिए सेक्शन 80 के तहत एसडीओ की परमिशन लेनी आवश्यक है। सेक्शन 80 को भी आप कवर कर लीजिएगा कि एसडीओ के परमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है और क्या कंडीशंस हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप इसके साथ आप सेक्शन 90, 98 और 99 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यानी धारा 90, 99 और धारा 90, 98, 99, 90, 98, 99। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि कोई भी भूमिधर, कोई भी टेन्योर होल्डर अपने लैंड को किसी विदेशी को ट्रांसफर नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो सेक्शन 90 देख लीजिएगा आप लोग। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे, इसके साथ साथ आपको देखना है सेक्शन 98 में एससी कैटेगरी का, अगर कोई एससी कैटेगरी का भूमिधर है यानी टेन्योर होल्डर है, तो वो अपने लैंड को एससी के अलावा किसी अन्य वर्ग के भूमिधर को अपने लैंड को ट्रांसफर नहीं करेगा, चाहे सेल के द्वारा चाहे गिफ्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसके लिए उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसको भी आपको देखना पड़ेगा 98 और 99 में एसटी कैटेगरी के लैंड के ट्रांसफर करने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो यानी 90, 98, 99 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग इसको कर डालिए। और अब उसके बाद अगला क्लास है टॉपिक 5, जिसमें आप लास्ट में देख लीजिए कि जो रेवेन्यू पावर हो क्या होती है। सेक्शन 206 देख लीजिए। ठीक है, उसके साथ 207 यानी जो फर्स्ट अपील की बात की गई है। सेक्शन 208 यानी धारा 208 जो किसकी बात की गई है, सेकेंड अपील यानी द्वितीय अपील की बात की गई है। सेक्शन 210 जो रिवीजन पावर दी गई है कि रिवीजन पावर किसको होती है, किन मामलों का रिवीजन किया जाता है। और सेक्शन 211 जो पावर ऑफ रिव्यू यानी बोर्ड को रिव्यू करने की पावर धारा 211 में दी गई है, उसको भी आप देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ इसमें सेक्शन 212 यानी धारा 206 से 212 तक आप जरूर देखेंगे। और 212 में क्या गया है, पावर टू ट्रांसफर केस, किसी मामले का ट्रांसफर करने की पावर किसे दी गई है, क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी गई है, कमिश्नर को दी गई है, कलेक्टर को दी गई है, एसडी को दी गई है। इसको आप देख लेंगे तो यहाँ से आपके एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन क्या है कि ये जो आपको हमने टॉपिक बताया है, इन 5 टॉपिकों को संक्षिप्त नोट बना डालिए रेवेन्यू कोड पे, क्योंकि रेवेन्यू कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सेक्शंस हैं, सारा पढ़ना नहीं, इन्हीं टॉपिकों से आप बना करके 60 नोट्स उसको नोट्स बना डालिए और अच्छे से तैयार कर डालिए। जिन लोगों ने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देंगे इस लेक्चर में 1, 2 की, उसको जरूर देख लीजिएगा और आप लोग उसको लोकल अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब तक आंसर की आए तब तक आपकी तैयारी लोकल की कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब इस बात को आपको ध्यान देना है। और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से हमेशा कहते हैं जुड़े रहिए, इसलिए क्योंकि हम आपको यूपीएचजीएस की मेंस की तैयारी के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आप हमारे चैनल के द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे लेक्चरों को देख करके अपने नोट्स बना डालिए और उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूं कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी ऑफिशियल साइट पर इसका आंसर की नहीं देता है तो सभी को दिक्कत होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी तैयारी कभी भी आपका उसको नुकसान नहीं होने देगी, यकीन मानिए, क्योंकि वैकेंसी हमेशा आती जाती रहती है। तो फिर आप लोगों के यही मैं कहूँगा लास्ट में
कि एक बार तैयारी को फिर से रिन्यू कर दीजिए और हमारे हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो अपने कमेंट्स करिए और इसको सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आप जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो लेक्चर अपने आप आपके लिए अपडेट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।